नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम विश्व इतिहास में चर्चा करने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और उनसे संबंधित औद्योगिक क्रांति के बारे में। देखते हैं किस तरीके से इंडस्ट्रियल हमारे यहाँ डेवलप हुआ, क्या क्या चीज़ें किसने बनाई। ऐसे तो हम बात करें रिसर्च और आविष्कार के बारे में तो बहुत सारे रिसर्च और आविष्कार हुए हैं, लेकिन आज हम देखने वाले मुख्य रूप से औद्योगिक क्रांति के तहत तो कौन कौन से ऐसे हमारे आविष्कार हुए जो लोगों की दुनिया ही बदल दी। यानी हम कह सकते हैं मानव जीवन में एक नया उद्भव हो गया। तो चलिए दोस्तों, पिछली वीडियो में आप सबने देखा होगा पुनर्जागरण पे मैंने चर्चा किया, अमेरिकी क्रांति के बारे में चर्चा किया। आज हम चर्चा करने वाले हैं रूसी क्रांति पर, फ्रांसीसी क्रांति पर और औद्योगिक क्रांति पर। और इसके बाद फिर हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में और जो भी अन्य महत्वपूर्ण हमारे विश्व इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में। तो आइए छोटे से टॉपिक पे चर्चा करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अगर दोस्तों हम बात करें तो इसका जो प्रारंभ हुआ था बास्टिल के पतन से, वहां के तानाशाह कह सकते हैं या साम्राज्य को चलाने वाले या जिसका आधिपत्य था उसका नाम था बास्टिल से हुआ। 4 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उस दिन बास्टिल का पतन हुआ था। तो देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी से पहले भी कहा था कोई भी क्रांति होती है या कोई भी चीज नई आती है तो उसके पिछले साम्राज्य का पतन होना या सम्राट का पतन होना या उस सभ्यता का पतन होना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण बनता है, या उसके शासन करने की पद्धतियां या फिर उसके द्वारा बनाए गए नियम या फिर वो स्वयं अपने आप को समाप्त कर ले किसी कारण से। तो ये सारी चीजें जो परिवर्तित होती हैं इन्हीं को हम क्रांति कहते हैं। यानी नया उद्भव, नई चीज, नया विकास ही क्रांति है। तो फ्रांसीसी क्रांति में हम बात करें दोस्तों तो 4 जुलाई को फ्रांस में क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका मुख्य कारण क्या था, बास्टिल जिसका पतन हुआ था। तो 1789 यानी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के राजा लुई 16वां बना। देखिएगा अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, कोई ना कोई तो साम्राज्य को स्थापित करेगा ही करेगा। जो अच्छा साम्राज्य करता है उसके चीजों को याद रखा जाता है, उसकी एक शासन पद्धति को हम क्रांति के रूप में कहते हैं या परिवर्तन के रूप में कहते हैं। तो यहाँ याद रखना है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और राष्ट्रीय दिवस के रूप में फ्रांस ने कब मनाया, 4 जुलाई को मनाया। इसके बाद कौन अगला शासक हुआ या राजा बना, तो आपका लुई 16वां बना। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लुई 14वें से रिलेटेड आता है, इसको देख लीजिए। मैं बार बार ये स्टेटमेंट्स इसलिए नोट करा रहा हूँ क्योंकि जब विश्व स्तर से क्वेश्चन उठाया जाता है तो वहाँ पे कहे गए उनके द्वारा स्टेटमेंट हैं या फिर उनके द्वारा टैग हैं या कुछ परिवर्तन जैसी चीजें हैं वो पूछी जाती हैं। तो लुई 16वें का जो एक स्टेटमेंट है, मैं ही युवराज हूँ, मैं ही राजा हूँ कहकर अपनी निरंकुश सत्ता का परिचय देने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था, लुई 14वां था। दोनों अलग अलग हैं, देखिएगा यहाँ 16वां है और यहाँ पे आपका 14वां है। तो इस तरीके से लुई फर्स्ट, लुई द्वितीय, लुई तृतीय करके बहुत सारे राजा हुए। अब सबके बारे में नहीं पूछा जाता तो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर ही चर्चा किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ फ्रांसीसी क्रांति से 2-3 बिंदु जो बनते हैं वो सारे हम लोगों ने देखे हैं। अब आ जाइए हम रूसी क्रांति के बारे में चर्चा करते हैं। तो रूसी क्रांति में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रूसी क्रांति कब हुई थी या रूसी क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आप सभी BI लेनिन का नाम सुन रखे होंगे जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो आइए इस स्टेटमेंट को देखते हैं, इससे परिचित होते हैं। 1917 में रूसी क्रांति के लोकतंत्र की स्थापना का प्रयत्न नहीं किया, अपितु कुलीन पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत कर सर्वसाधारण वर्ग की भी सत्ता स्थापित की। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रूसी क्रांति एक विशेष परिवर्तन हुई। रूसी क्रांति में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इन्होंने अपनी क्रांति के साथ साथ सत्ता में भी सारे
जो गलत चीजें थी, जो गलत सत्ताधारी थे या गलत नियम थे, उन सबको समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से क्या था इनका, क्रांति के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की, और लोकतंत्र की स्थापना में जो बाधाएं थी, जैसे कुलीनों का वर्चस्व था, उसको समाप्त किया, और इसके बाद पूंजीपतियों का वर्चस्व समाप्त किया। आप सभी को पता है, जिसको जो सत्ता अधिकार मिल जाता है वो हमेशा क्या करता है, अपने से नीचे वर्ग को शोषण करने का प्रयास करता है या उसको परेशान करने का प्रयास किया था। तो रूसी क्रांति जब हुई तो उसने एक विशेष परिवर्तन किया, यानी हर वर्ग को ही बदल दिया लोकतंत्र तैयार करने में, जिसके मुख्य रूप से जो कुलीन लोग थे, यानी अच्छे कुल में या फिर जो सर्वसंपन्न थे, उनको भी समाप्त किया। पूंजीपतियों का जो एक विशेष दर्जा था, महत्व था, वो भी समाप्त किया। जमींदारों का जो चीजें थी, आप सबको पता है कि ये लोग क्या करते थे, लोगों को प्रताड़ित करना, कर लगाना, लोगों की जमीनों को जब्त करना, या ओवरऑल मिला जुला के एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति पर अपना जबरदस्ती अधिकार जमाना। तो इन सब में मुख्य रूप से बात करें तो ये वर्ग आपका हमेशा से रहा है, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो इसकी झलक कहीं ना कहीं अभी भी दिखाई देती है। आप लोगों ने सुन भी रखा होगा, फलाने व्यक्ति फलाने को परेशान करते हैं, या जमींदारी उनके पास है तो लोगों का खेत गिरवी कर लेना, उनसे टैक्स वसूलना, उनके परिवार को क्षति पहुंचाना, ये सब कहीं ना कहीं हमारे समाज की बुराइयां थी। और इन्हीं बुराइयों से लड़कर हर देश ने अपनी एक लहर लाए और अपना परिवर्तन किया। वही क्रांति से हमारा मेन तात्पर्य है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो इसने पूरी तरीके से ही हर चीज को अंत करके एक नए लोकतंत्र की स्थापना की। और लोकतंत्र के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। हम सभी भी भारत से संबंधित और भारत में भी लोकतंत्र हैं। लोकतंत्र से संबंधित मैंने आप सबको डिफिनेशन भी बताई अब्राहम लिंकन की, जो आप अमेरिकी क्रांति के तहत तो देखे होंगे। तो लोकतंत्र बताने की हमें अभी तो आवश्यकता नहीं, उम्मीद करते हैं आप सारे वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनमें हर एक पॉइंट पे चर्चा किया जा रहा है। अब दोस्तों अंतिम पॉइंट पे अगर हम बात करें रूसी क्रांति से रिलेटेड, तो जिसके जनक वी.आई. लेनिन थे। तो यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछी जाती हैं केवल, जिन्हें महत्वपूर्ण समझें और उन्हें याद करें। पहला, रूसी क्रांति कब हुई? तो 1917 में हुई। रूसी क्रांति के जनक किसे कहते हैं? वी.आई. लेनिन को कहते हैं। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में हुई। और इसके जनक के रूप में हम बात करें तो यहाँ पे जनक के रूप में ना देखकर जो राजा बना लुई 16वां, इसका नाम बताया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। औद्योगिक क्रांति से आप सभी को पता है कि आज अगर हम दुनिया में विकास के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है। यानी अगर हमें विकास करना है तो हमें इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देना होगा, औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। जैसे भारत है हमारा एक कृषि प्रधान देश हमेशा बना रहा है, और यहाँ पे सब कुछ होने के बाद भी हम आज विकासशील हैं। विकसित ना होने का रीजन कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल की कमी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में क्या होता है कि हम बहुत जल्दी डेवलप करते हैं और चीज़ों की कीमत मिलती है। बट कृषि में क्या होता है, कहीं ना कहीं वो एक रिस्क भी होता है, और उतनी लागत जितनी होती है उस हिसाब से उसमें बचत नहीं होती है। तो इसलिए उन सारे देशों पे अगर हम देखें जो आज विकसित हैं, उन सब में जो प्राथमिकता दी गई इंडस्ट्रियल पे, और भारत में हमारे क्या प्राथमिकता कृषि पे थी। आज हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी चीजें कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रही। आइए तो इंडस्ट्रियल में मुख्य रूप से अगर हम बात करें दोस्तों औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुई थी। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या निकला? इंग्लैंड। क्वेश्चन पूछा जाता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। सदी पूछ लेता आपसे, किस सदी थी? तो 18वीं सदी के आसपास में, यानी उत्तरार्ध में। अब दोस्तों हम बात करें तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किससे हुई? तो वस्त्र उद्योग से, यानी कपड़े बनाने की चीजों से लेकर शुरू किया गया औद्योगिक क्रांति। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो इन सब चीजों में किसी भी चीज में एक अमूल परिवर्तन क्रांति दिखाता है। तो यहाँ पे बिंदु जो निकल के आया, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति शुरू किससे हुई? तो वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं। 1773 में 1773 में जानके नामक बुनकर ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिससे तेजी से कपड़ा बुना जा सकता था। आप सभी को पता है कि अगर ये कपड़ा बना भी है
ये छोटे छोटे रेशों से मिलकर या धागों से मिलकर बना है, तो उसको बुनने की प्रक्रिया यानी उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग शटल बोलते हैं। और आप सबने कहीं ना कहीं अगर देखा होगा तो किस तरीके से कपड़े तैयार होते हैं, वो सुइयों के माध्यम से बुनना या शटल से, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो फ्लाइंग शटल का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, तो 1773 में हुआ। किसने किया, जॉन ने किया था। अब नेक्स्ट बात करें 1846 1846 में एलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। और सिलाई मशीन से आप भली भांति परिचित हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो वहां पे विकल्प आपका एलियास होवे दे देता है। नेक्स्ट बात करें 1807 में 1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने सर्वप्रथम वाष्प चालित नौकायन बनाया था। आप सबने देखा होगा कि पहले जो बच्चे होते थे तो छोटी सी स्टीम टाइप में टीने की आती थी, और उसमें क्या करते थे, दिया जला के या फिर कुछ गर्म जला के आप उस पर रख देते थे, तो वो पानी में मूव करने लगता था उसके भाप के वजन से। तो ये कहीं ना कहीं पद्धति अगर हम बात करें तो रॉबर्ट फुल्टन के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था वाष्प चालित नौकायन के बारे में। नेक्स्ट बात करें 1814 में अगर हम बात करते हैं तो जॉर्ज स्टीफंस ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। देखिए ये सभी अलग अलग हैं, नौकायन अलग है, आपका बोटिंग से रिलेटेड है, भाप इंजन से आप भली भांति अपडेट हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट जो बनता है 1769 में 1769 में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। देखिए भाप इंजन और वाष्प इंजन लगभग दोनों रिलेटेड ही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो अंतिम रूप में अगर हम बात करें 1769 में जेम्स वाट ने जो वाष्प इंजन बनाया था वो काफी फेमस है आज। यानी हम बात करें जो ट्रेन वाला प्रोसेस हमारा शुरू हुआ था, तो शुरुआत में अगर हमने इंजन जो बनाए थे वो इसी तरीके से बनाए थे, फिर धीरे धीरे कोयले से रिलेटेड बना, फिर आज इलेक्ट्रिकल चीजें आ गई हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट जिसका भी जो भी देता है उससे संबंधित क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा। 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत आए, जिसमें हमने चर्चा किया किसके बारे में, फ्लाइंग शटल के बारे में, सिलाई मशीन के बारे में, वाष्पित चालित नौकायन के बारे में, वाष्प इंजन के भाप इंजन के बारे में, और वाष्प इंजन के बारे में, और टेलीफोन के आविष्कार के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।